हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एथिक्स। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 इसका। साथियों, एथिक्स क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल अफेयर्स में? देखिए, इस बात को समझिए, ये डिसिप्लिन है इंटरनेशनल रिलेशन की। ये मेन कंसर्न होती है एक्सप्लेन और डिस्कस करने से लेके जो इश्यूज़ होते हैं जो इनहेरिटेडली एथिकल होते हैं अपने नेचर में। जैसा कि देखा गया है, इन सबसे ज़्यादा आम जो भी सवाल उठते हैं, है ना, उसमें ये चीज़ देखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो क्रिस ब्राउन स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी कि जो मॉरल स्टैंडिंग है सोवेरेन स्टेट की, ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक है जिसे डिस्कस करा जाता है इंटरनेशनल थ्योरी के द्वारा। उसके अलावा मर्विन फ्रॉस्ट फर्दर और आइडेंटिफाई करते हैं एज इलेक्शन ऑफ सच क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इन इंटरवेंशन बाय वन स्टेट इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट जस्टिफाइड। मतलब कि कब ऐसा है कि इंटरवेंशन एक स्टेट जो करती है डोमेस्टिक अफेयर्स में ऑफ अनदर स्टेट, ये कब जस्टिफाई होता है? या दूसरा सवाल कि कब आप ये जस्टिफाई करोगे कि हाँ, अगर वॉर हो रही है, युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो कौन से, मतलब व्हेन में स्टेट्स जस्टिफिबली गो टू वॉर, है ना? या आंसर्स इन सारे एथिकल या नॉर्मेटिव क्वेश्चंस के सेंट्रल हैं इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी से। तो अब इंटरनेशनल एथिक्स समझ लिया जाए पहले क्या होती है इंटरनेशनल एथिक्स। साथियों, इंटरनेशनल एथिक्स ये रिफ़र करती है टू द गुड दैट इंटरनेशनल इंटरेक्शंस, एक्सचेंजेस, रिलेशंस, ये सब जो है वो हमारे प्लैनेट अर्थ को लाते हैं, सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को लाते हैं विच कैन बी हार्म्ड बाय अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, अनकोऑपरेटिव बिहेवियर्स। तो अवेयर दैट हार्म्स दैट वन कंट्री कैन डू टू अनदर एंड टू द इंटरनेशनल स्पेस एंड रिलेशन, इंटरनेशनल एथिक्स एक इंसाइट इस सब समझ के ऑफर करती है कि किस तरीके से नेशंस और उनके एंटिटीज़ एक दूसरे को या दूसरे नेशंस को ट्रीट करें और उनके लोगों को ट्रीट करें। इंटरनेशनल एथिक्स ये आप फ्रूटफुली डिफाइन कर सकते हो एज दैट, जिससे इनेबल करती है एक व्यक्ति को कि वो पार्टिसिपेट करे ज़्यादा एक्टिवली शेप करने में और बिल्ड करने में एक अच्छा इंटरनेशनल कम्युनिटी। अलग अलग एजेंसीज यूएन की बाय देयर प्रेजेंस और एक्शन इन अदर वेरियस कंट्रीज़ ये प्रमोट करती हैं कुछ तरह के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को जो ट्रांसेंड करती हैं बाउंड्रीज़ को इंडिविजुअल नेशंस के और एथिकल प्रिंसिपल्स के जो परस्यू करे जाते हैं बाय इंडिविजुअल नेशंस। फिर इसमें अगर हम ग्लोबल डायमेंशन देख लें एथिक्स का, तो जब हम घर छोड़ते हैं, अपने देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, तो मॉरल क्लैरिटी ब्लर हो जाती है। तो बिना किसी ब्रैकड्रॉप के शेयर्ड एटीट्यूड का या बिना किसी फेमिलियर लॉज या जुडिशियल प्रोसीजर्स के जो हमारे स्टैंडर्ड्स को एथिकल कंडक्ट के डिफाइन करें, सर्टेनिटी का मिलना मुश्किल है। तो क्या कंपनी इन्वेस्ट करेगी फॉरेन कंट्री में जहाँ पे सिविल या पॉलिटिकल राइट्स वायलेट हो रहे हों? क्या कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए साथ में चलेगी होस्ट की कंट्री के डिसिप्लिनरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में? तो अगर कंपनीज डेवलप्ड कंट्री में अपनी फैसिलिटीज़ को शिफ्ट करती हैं डेवलपिंग नेशंस में, जो नेशन के अंदर स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल की कमी हो या हेल्थ रेगुलेशन की कमी हो, या फिर वो सारे जो चूज़ करें फिल करना मैनेजमेंट या दूसरे टॉप लेवल पोजीशन को इन होस्ट नेशन विद पीपल फ्रॉम होम कंट्री, तो कौन से स्टैंडर्ड्स वहाँ प्रिवेल करेंगे? क्या ऐसे कार्य होंगे कंपनी के होम कंट्री में जो फेल कर सकते हैं इन अ कंट्री विद डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट? कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मदद कर सकते हैं उनको काम करने में टू द मेज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस या इस्टेब्लिश करने में कोड्स ऑफ कंडक्ट को फॉर ग्लोबली एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस? या किस तरीके से कंपनीज आंसर कर सकती हैं इस मुश्किल सवाल को इन ग्लोबल बिजनेस एथिक्स के? कि सवाल ये कि what happens when a host country's ethical standards, वो ethical standard
लोअर हों दैन द होम कंट्री के एथिकल स्टैंडर्ड से। तो ये हो गया ग्लोबल डायमेंशन एथिक्स का। फिर आती है बात कल्चरल रिलेटिविज्म की। इसका मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। देखिए कल्चरल रिलेटिविज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है दैट इंडिविजुअल की जो ह्यूमन बिलीव्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे लोग भी समझ पाएँ इन टर्म्स ऑफ दैट इंडिविजुअल्स ओन कल्चर, है ना। इनका कहने का हम लोग मतलब क्या समझते हैं, हर एक व्यक्ति क्या करता है। देखिए कल्चरल रिलेटिविज्म के हिसाब से और क्लियरली आपको बताती हूँ कि नो कल्चर एथिक्स आर बेटर देन एनी अदर। देखो अब हमारा है, हम ऐसे अगर बिहेव करें कि जो हमारे कल्चर में जो चीज़ मानी जा रही है वो सबसे बेस्ट है। हाँ, यहाँ पे इसलिए सामने वाला कुछ भी कर रहा है उससे नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है और वही सबको करना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल राइट्स या रॉन्ग्स नहीं होता। अगर लोग इंडिया के टॉलरेट करते हैं ब्राइबरी को ऑफ देयर पब्लिक ऑफिशियल्स, है ना, कि मतलब घूस खिला रहे हैं, सरकारी कर्मचारी घूस दे तो काम चल जाएगा, सो व्हाट। इनका एटीट्यूड तो नो बेटर और वर्स है दैन द पीपल इन द डेनमार्क या सिंगापुर जो मना कर देते हैं ब्राइब देना या एक्सेप्ट करना या लेना। देन देर इज़ अ ओल्ड अडेज कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, कहते ना। तो व्हेन इन टेम्पटिंग स्पेशली व्हेन फेलिंग टू डू एज टू द लोकल्स डू मीन्स फॉरफिटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो जो एडिक्वेसी है कल्चर रिलेटिविज्म की, हालांकि ये अपेरेंट हो जाती है जब प्रैक्टिसेस इन क्वेश्चन ये ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं देन छोटे मोटे अगर ब्राइबरी के केसेस देखें तो। फॉर एग्जांपल बीइंग अ वुमेन इन यूएसए इज़ वास्टली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ वुमेन इन साउथ अरेबिया। सऊदी अरेबिया में एक औरत होना तो समझ लीजिए क्या है, सऊदी अरेबिया में औरतें को कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं अपने जेंडर के बेसिस पे। एक औरत ट्रैवल नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी के काम, मैरी नहीं कर सकती गार्जियन परमिशन के बिना। बट रिसेंटली खैर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे ये इन सब चीज़ों से थोड़ी सी इजाज़त मिली है औरतों को। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो सऊदी अरेबिया में होती हैं तो हम देखते हैं कि औरतें जो कैंडिडेट होती हैं एज कंटेंडर्स, विमेन को खैर उस समय अब ग्रांट दिया गया है राइट टू ड्राइव, है ना, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। पहले तो ये था कि आप चला ही नहीं सकते हो गाड़ी वाड़ी, लेकिन अभी यूएसए में देख लो इसमें जेंडर इक्वालिटी देखिए मिलेगी। औरतें बढ़िया पार्टिसिपेट कर रही हैं डिसीजन मेकिंग में, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। सऊदी अरेबिया में तो फैमिली पहली प्रायोरिटी है, यूएस में फैमिली बाद में आती है, पहले काम आता है। लोग पेरेंट्स को यूजुअली साथ में रखते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो बिज़ी हैं, है ना, अपनी लाइफ में। हर कंट्री का खुद का कल्चर है ना, डिफरेंट है एक दूसरे देश में अलग है। वहाँ यूएसए में देख लीजिए माँ बाप के साथ थोड़े ना बच्चे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अच्छा, एथिकल इम्पीरियलिज्म क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम अगर हम देखें फ्रॉम कल्चर रिलेटिविज्म तो आता है एथिकल इम्पीरियलिज्म। ये डायरेक्ट करता है लोगों को टू डू एवरीवेयर एग्जैक्टली एज दे डू एट होम। जैसा वो अपने यहाँ करते हैं वैसे ही वो बाहर भी सेम चीज़ करें। कंसिडर करिए लार्ज यूएस कंप्यूटर प्रोडक्ट कंपनी को दैट 1993 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो उसने एक कोर्स लॉन्च किया था उस समय सेक्सुअल हरासमेंट का इन इट्स सऊदी अरेबियन फैसिलिटी में। और अंडर द बैनर ऑफ ग्लोबल कंसिस्टेंसी इंस्ट्रक्टर ने सेम अप्रोच यूज़ करी ट्रेन करने के लिए सऊदी अरेबियन मैनेजर्स को, जो अप्रोच उन्होंने यूज़ करी थी विद यूएस मैनेजर के साथ में। तो अब क्या हुआ कि जो पार्टिसिपेंट थे उनसे कहा गया कि आप डिस्कस करिए केस को जिसमें मैनेजर जो है वो यूजुअली मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट रिमार्क करता था नई फीमेल एम्प्लॉय से ओवर ड्रिंक इन अ बार। तो इंस्ट्रक्टर फेल हो गया कंसिडर करने के लिए कि हाउ द एग्जिस्टेंस एक्सरसाइज वुड वर्क इन कल्चर विद रिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन गवर्निंग रिलेशनशिप विद मैन एंड वुमेन। इसका मुद्दा मोटा मोटा समझिए, आप ये ना सोचने लगिएगा कि यूएसए ने कुछ लॉन्च किया और लॉन्च कर दिया सेक्सुअल हरासमेंट कोड सऊदी अरेबियन फैसिलिटी में। नहीं था, मतलब एक कोर्स है, समझिए, यहाँ कॉमा लगा है, अलग समझिएगा, सेक्सुअल हरासमेंट कोर्स है।
उसे यूएसए में भी लॉन्च करा गया है और उसे अब सऊदी अरेबियन फैसिलिटी में लॉन्च किया गया। अब यूएसए में जिस तरह से उसको समझा रहे थे कि वीमेन एम्प्लॉय आती है तो मान लीजिए लोग कैसे छेड़ते हैं, है ना, और या जो है वो बार में ड्रिंक कर रही है तो उसको जाके किस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन अगर सेम अप्रोच अगर बताई जाएगी सऊदी अरेबिया में भी कि और बार में ड्रिंक कर रही है तो उसको ऐसे छेड़ रहे हैं, तो वहाँ तो नहीं मैच करेगा ना ये, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ ऐसे इस तरीके से बार में औरत पिएगी ही नहीं, तो वहाँ पे दूसरी अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो कंट्री टू कंट्री चीज़ें अलग होती हैं। बात आती है कि फ़िलॉसफी क्या है इंटरनेशनल रिलेशन की। आइए समझते हैं। देखिए अलग अलग अप्रोचेस इंटरनेशनल अफेयर्स की, इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर, ये कुछ हेडिंग्स के अंदर हमने एक्सप्लेन करी है। सबसे पहले हम जानते हैं रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म एंड इंटरनेशनल एथिक्स को समझते हैं। ये पहला आप देख सकते हैं पॉइंट। तो इंटरनेशनल रियलिज्म में रियलिज्म होल्ड करता है कि एक लौती चीज़ जो रियली मैटर करती है वो होती है पावर। पावर कितनी है उस कंट्री के पास, बाकी दूसरी चीज़ें है ना, जैसे कुछ और मैटर नहीं करता, मोरालिटी, एथिक्स, लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, कल्चर सिस्टम, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा रियलिज्म कहता है। रियलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल स्फीयर एज द स्पेस वेयर एनार्की प्रिवेल्स, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। ये अप्रोच जो इंटरनेशनल स्फीयर को लेके है या इंटरनेशनल रिलेशन को लेके है, ये सिंपली डिनाई करती है किसी प्रकार का रूल किसी आम या शेयर्ड एथिक्स के लिए, और एक एथिकली न्यूट्रल जोन क्रिएट करती है या एथिक्स फ्री जोन क्रिएट करती है जो फिल हो सकती है बाय द पावर ऑफ वन, जो कि डोमिनेंट हो, जिसके पास ज़्यादा पावर हो। दूसरा आता है आइडियलिज्म एंड इंटरनेशनल एथिक्स। ये क्या है? देखिए आइडियलिज्म का फोकस है कॉमन इंटरेस्ट पे बिटवीन नेशंस, ना सिर्फ पावर पे, पावर डिस्टेंस या एट पावर बैलेंस पे सिर्फ नहीं है, बल्कि कॉमन इंटरेस्ट पे है। देखता है कि बिल्ड करना इंटरनेशनल स्फीयर को ऑन द बेसिस ऑफ आइडियलिस्ट वैल्यूज़, जो कि कॉमन इंटरेस्ट होते हैं नेशंस को जो पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स में। तो आइडियलिज्म कॉन्ट्रास्ट करता है शार्पली रियलिज्म के साथ में, क्योंकि रियलिज्म सिर्फ पावर को ध्यान दे रहा है। द वर्ल्ड मतलब ये विश्व बन जाएगा लेस ड्रामेटिक और लेस डेंजरस इवन दो कन्फ्लिक्ट्स भी जो है एज फार फ्रॉम रिमूव्ड। तीसरा आता है कंस्ट्रक्टिज्म एंड इंटरनेशनल एथिक्स। देखिए कंस्ट्रक्टिज्म फोकस करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गई, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वगैरह हो गया, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़िया से शेप करें और इंटरनेशनल स्फीयर को जहाँ पे देश की एक अच्छी क्रेडिबल इन्फ्लुएंस है। हाँ, तो फेवर या डायमेंशन ये ऐड होता है टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इनटू इंटरनेशनल स्फीयर एंड रिलेशन। दे नीड नॉट टू बी रियल एट ऑल। ये काम करता है अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस और टू चेंज वर्ल्ड सिस्टम या वर्ल्ड ऑर्डर। फिर आता है कॉस्मोपॉलिटिज्म एंड इंटरनेशनल एथिक्स। देखिए कॉस्मोपॉलिटिज्म शेयर करते हैं कुछ चीज़ें कॉमन आइडियलिज्म के साथ में, नेमली यही वाला कि टू डू अ राइट थिंग, सही चीज़ करी जाए, इज़ टू बिहेव एज यू वुड वांट अदर्स टू बिहेव। यही चीज़ है, आप दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करो जैसा आप चाहते हो आपके साथ बिहेव हो, तो बिहेव हमेशा वैसे ही करना चाहिए। तो कॉस्मोपॉलिटिज्म इसलिए एम्पावर करता है इंटरनेशनल एथिक्स को और डेवलपमेंट करता है ग्लोबल वैल्यूज़ और एथिक्स का पूरी तरीके से। ये लोग आर्ग्यू करते हैं फॉर फॉलोइंग मॉरली लॉफुल बिहेवियर, जहाँ पे रूल्स और लॉज नहीं होते। इट वुड रिक्वायर दैट वी कम टुगेदर एंड नेगोशिएट करें रूल्स और लॉज के लिए जो एथिकल हो फॉलो करना, और फॉलो करें हम अपने रिलेशनशिप में इनको लोगों के साथ, दूसरे देशों के साथ, हमारे इंटरेक्शंस के साथ विद पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़। फिर आई बात इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंटरनेशनल रिलेशन एथिक्स की। देखिए इक्वालिटी ऑफ लाइफ मानी जाती है एज हैविंग इक्वल मॉरल वेट। इस बिलीव में है ना, इन दिस बिलीव वैलिड इफ वन होल्ड सच बिलीव, ये ग्लोबल इंटरेस्ट है जो सबसे ज़्यादा काउंट करता है एज मच एज डोमेस्टिक इंटरेस्ट को। कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती गवर्नमेंट्स के द्वारा या किसी और के द्वारा टू वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, ऐसी गवर्नमेंट्स के द्वारा रिकग्नाइज नहीं किए जाते जिससे वेलफेयर सिटीजन्स का डिफ्रेंशिएट हो उन लोगों के साथ जो बिलोंग करते हैं दूसरे देशों से।
ऐसी जगह पे सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, सबको एक समान ट्रीट करा जाता है रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट, ठीक है, एक ऐसा शब्द है जो ज़रूरी है जब और व्हेन दैट डे कम्स व्हेन वी रिस्पेक्ट द राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न, पैदा नहीं हुआ है उसका भी राइट टू लाइफ है, उसको भी अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो वही ऐसा दिन होगा जब हर जगह पे शांति होगी। हाँ, अच्छी अच्छी बातें हैं, तो ऐसा वर्ल्ड फुल ऑफ मीनिंग होगा, वर्ल्ड फुल ऑफ इक्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, और ये विल बी एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। जो इक्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रिंसिपल है तब सब एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आती है कंस्ट्रेंट चॉइसेस एंड इंटरनेशनल एथिक्स की। साथियों, इंटरनेशनल एथिक्स गाइड करती है हमारे चॉइसेस को इंटरनेशनल अफेयर्स में। बट देखिए, हमारी चॉइसेस तो कंस्ट्रेंट है ना, फ्री तो है नहीं। तो चॉइसेस कंस्ट्रेंट है हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। हाँ, और प्लीजिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट, वाइडनिंग द सपोर्ट ऑफ द फॉर द रूरल पॉलिटी या कोलिशन। चॉइसेस ये कंस्ट्रेंट हो सकती हैं बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चॉइसेस कंस्ट्रेंट हो सकती हैं बाय पावर इक्वेशंस या बैलेंसेस। बहुत सारे प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट भी प्रेजेंट होते हैं, शॉर्टली इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, नेशनल इंटरेस्ट कंस्ट्रेंट, है ना। तब चॉइसेस की जब बात करते हैं तो इसको भी ध्यान में रखते हैं। कुछ जो है आर्ग्यू करते हैं फॉर प्रेफरेंस जो दी जाती है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। जब चॉइस हम लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल इंटरेस्ट को देखते हैं, इसका मतलब कि जो सरकारें हैं इन्हें एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो वैल्यू करें वेलफेयर को अपने खुद के सिटीजन्स का उससे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा। और जब एक्सेप्ट कर रहे हो जनरल दैट अ कंट्रीज गोल्स मस्ट बी डिफेंडेड या मॉरली राइट टू डू, एक कंट्री का गोल या इंटरेस्ट ये सेवरल और मे बी कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपस में विदाउट किसी भी क्लैरिटी के, या ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। दैट द जनरल एक्सेप्टेंस दैट इज़ मॉरल टू डिफेंड अ कंट्रीज गोल्स बिकम्स मीनिंगलेस, ऐसा। तो देखिए, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क्स और इंटरनेशनल एथिक्स समझते हैं। देखिए, हालांकि चीज़ थोड़ी डिफ़र हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं डिसीजंस लेने के लिए concerning international actions which have economic, social and environmental consequences and impacts over future generation। यहाँ पे गैप है कोई भी सिस्टम ऑफ ग्लोबल या इंटरनेशनल वैल्यूज़ और इंटरनेशनल एथिक्स ऑन ग्राउंड के बेसिस पे, बिकॉज जितना गैप इन ग्राउंड रियलिटी में बढ़ेगा बिटवीन नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्ट कन्फ्लिक्ट। तो फ्रेमवर्क ये इवॉल्व है प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा तरीका जो कि वे आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट है एंड यूज़फुल है डील करने के लिए बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ को इंटरनेशनल एथिक्स को लेके। फॉर एग्जांपल, फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, द फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट्स, है ना, ये सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, यूएन चार्टर का प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी समझते हैं क्या होता है। 1 सेकेंड, अच्छा एक इसमें टॉपिक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। यूएन चार्टर का एक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी। देखिए, यूएन चार्टर ऑफ मोरालिटी आज की डेट में कॉम्बिनेशन है अलग अलग सेट्स ऑफ प्रोविजंस का। बहुत सारे इसमें से स्टेट करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स को अब लार्जली एक्सेप्ट करे गए हैं स्टेट्स के द्वारा एंड बाय डॉक्ट्रिन एज प्रिंसिपल्स वैलिड एर्गा ऑमनस, मतलब टुवर्ड्स ऑल। कुछ इसमें से कंपेलिंग लॉ भी है नेचर में। तो आइए थोड़ा सा समझ लिया जाए कि प्रियम्बल क्या है इस यूएन चार्टर का। थोड़ा सा ये चीज़ जो है मेरी इस पीपीटी में अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, कोशिश करती हूँ हो जाए काम। आज आई एम नॉट वेल, दैट इज़ द रीज़न आई कुड नॉट स्पीक वेरी लाउडली। तो यहाँ पे देखिए, प्रियम्बल जो है ऑफ यूएन चार्टर ये कहता है कि वी द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर डिटरमाइंड टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम स्काउर्ज ऑफ वॉर विच टॉयज इन अ लाइफ टाइम हैज़ बॉट अनटोल्ड सॉरो टू मैनकाइंड। वॉर तो वैसे भी किसी को खुशी तो लाती नहीं है, दुखी लाती है, तो हम वॉर करने से रोकेंगे। दूसरा कि हम फेथ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में बढ़ाएंगे, डिग्निटी और वर्थ करेंगे ह्यूमन इंसान को, है ना, ह्यूमन पर्सन की वर्थ जानेंगे। इक्वल राइट्स औरतें और आदमियों को होंगे और नेशंस के होंगे,
है ना, इस चाहे नेशन चाहे बड़े हो छोटे हो, मतलब नहीं, इक्वल सबको मिलेगा। उसके अलावा हम ऐसी कंडीशन को इस्टेब्लिश करेंगे जिसके अंदर जस्टिस और रिस्पेक्ट हो फॉर द ऑब्लिगेशंस जो निकल के आती हैं फ्रॉम ट्रीटीज़ या दूसरे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से, कैन बी मेंटेन। प्रमोट करेंगे सोशल प्रोग्रेस को और बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को इन लार्जर फ्रीडम। एंड ये कहते हैं एंड फॉर दीज एंड्स, हम क्या करेंगे इन सबको पाने के लिए, हम टॉलरेंस को प्रैक्टिस करेंगे, साथ में रहेंगे शांति से, दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, खुद को एक साथ रखेंगे, पीस सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन में रखेंगे, इंश्योर कराएंगे बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मेथड्स की जो आर्म फोर्स हैं वो यूज़ ना हो, सेव करे जाएँ कॉमन इंटरेस्ट में, एम्प्लॉय करें इंटरनेशनल मशीनरी को फॉर द प्रमोशन of the economic or social advancement of all people, have resolved to contribute our efforts to accomplish these aims। कि इस हिसाब से हमारी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में असेंबल होंगे, जिन्होंने एग्जिबिट करा है फुल पावर्स जो कि देखती है अच्छाई को, अग्री करा है आज के चार्टर से यूएन नेशंस के, मतलब यूनाइटेड नेशंस के, एंड हेयर बाय हम इस्टेब्लिश करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस कहेंगे। तो ये प्रियम्बल था, अच्छी अच्छी बातें लिखी थी इसके अंदर। अच्छा, पर्पस क्या था यूनाइटेड नेशन का, शॉर्ट में बता दूं, बाकी तो मैंने बढ़िया से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई है विजन IAS की पूरी, कि भैया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है ना, खतरा जो भी होता है उसको दबान जो है ख़त्म करना है इंटरनेशनल लॉ वगैरह के माध्यम से। इसके अलावा अच्छे रिलेशन रखने हैं सभी देशों के बीच में, कोऑपरेशन बढ़िया रखना है, सोशल कल्चर इकोनॉमिक हो हर तरह से, और रिश्ते भाईचारे वाले रखने हैं इनको पाने के लिए। बाकी आर्टिकल 2 में इसके प्रिंसिपल्स आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर्स जब आर्टिकल 1 का जो सारे पर्पस है उनको आगे करने के लिए काम करेंगे इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से, कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी पे सारे मेंबर्स के राइट्स बेनिफिट्स प्रॉपर उनको मिलेंगे, जो मिले हैं मेंबरशिप से वो अच्छे काम में लगाएंगे चार्टर के हिसाब से। सारे मेंबर्स यहाँ से अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट को पीसफुल मीन से सेटल करेंगे इस तरीके से कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी जस्टिस खतरे में ना आए। सारे मेंबर्स खुद को खतरे वाली चीज़ों से दूर रखेंगे, ठीक है। सारे मेंबर्स जो होंगे वो यूनाइटेड नेशन को हर एक असिस्टेंस देंगे कोई भी ऐसा काम करने में जो चार्टर के हिसाब से हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इस बात का इंश्योर कराएंगे कि हम मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के हैं वो जो है वो प्रॉपर जो एक्ट नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल्स के हिसाब से, है ना, तो उनको ध्यान दें कि आप एक्ट करिए और आगे जो है वो गड़बड़ चीज़ें ना करिए। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल एथिक्स ऑफ सॉफ्ट पावर का। ये देखिए सॉफ्ट पावर के अंदर होता है शेप करना इंटरनेशनल प्रेफरेंसेस को दूसरों की थ्रू अपील और अट्रैक्शन के माध्यम से। एक डिफ़ाइन करना फीचर सॉफ्ट पावर का ये हुआ कि वो प्यार से बिना लड़ाई झड़ाई के, करेंसी जो सॉफ्ट पावर की है उसमें कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज़ और फॉरेन पॉलिटिक्स आती हैं। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में ना। तो कहानी क्या है, अर्ली 1990s की बात है जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाय ने एक कॉन्सेप्ट लाया सॉफ्ट पावर का। क्या नाम था उनका? जोसेफ नाय। बाद में हार्वर्ड प्रोफेसर ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट स्मार्ट पावर का भी लाया इसी के एक्सटेंशन में। कल्चर डिप्लोमेसी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था सॉफ्ट पावर का जो कि फॉरेन पॉलिसी बेस्ड था और ये प्रमोट करता था इंटरनेशनल लिंक को दूसरे के देशों के साथ, लोगों के साथ, पूरे ही विश्व में। मेजर कंपोनेंट सॉफ्ट पावर के वो रिलीजन, योगा, फिल्म, डायस्पोरा वगैरह थे। फॉर एग्जांपल इंडिया को लैंड ऑफ गॉड्स कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे विश्व के बड़े बड़े रिलीजन्स जैसे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म यहीं पे ही उत्पन्न हुए हैं। तो सॉफ्ट पावर के अंदर एथिकली माइंडेड स्कॉलर्स, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ज़्यादा एथिकल होती है ये क्योंकि बॉन्ड, थ्रेड्स, यूनिटी जो हैं ह्यूमन रेस के, इन सबको इन पे काम करती है, भाईचारा बढ़ाती है, एम्पैथी अप्रोच लेके चलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया का ऑपरेशन नीर के से हमने मालदीव्स को पानी प्रोवाइड कराया था क्राइसिस के टाइम पे, है ना, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रेसिप्रोसिटी बट लार्जर बेनिफिट सोसाइटी और ह्यूमैनिटी का था। बट सॉफ्ट पावर ये डिस्क्रिप्शन है, कोई एथिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। किसी भी पावर की तरह ये अच्छाई के लिए, बुराई के लिए यूज़ करी जाती है।
सॉफ्ट पावर कभी कभी इनडायरेक्टली दूसरे देशों के अंदर भी यूज़ करी जाती है according to their national interest through use of various institutions. For example, environment watchdog Greenpeace का प्रोटेस्ट था अगेंस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ कुलाम न्यूक्लियर प्लांट का तमिलनाडु में फॉर फेवरिंग द प्राइवेट कंपनी ऑफ यूएसए। रिपोर्ट के हिसाब से बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसा इंटरनेशनल एनजीओ टाई अप हुआ था लोकल एनजीओ के साथ और इम्पैक्ट कर रहा था नेगेटिवली इंडिया की जीडीपी को 2 से 3% से। तो सॉफ्ट पावर देश का इमेज होता है ड्यू टू उसके कल्चर और वैल्यूज़ की वजह से, सिक्योर करता है नेशनल इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे दूसरे के इंटरेस्ट को। तो इस रिगार्ड में एथिक्स और देश का एशियन वैल्यू फॉर एग्जांपल आइडिया जो वासुदेव कुटुंबकम का है इंडिया के अंदर, ये हमारी नेशनल प्राइड को रिवाइव करता है और प्रोजेक्ट करता है कंट्री के पीसफुल इमेज को। तो ये पार्ट यहीं तक रखते हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।